everyone, welcome to our YouTube channel Online Pharma Mantra by Alok Kumar Yadav. Friends, in this video we will discuss about the anatomy and physiology of male sex organ. So let us start the video. Video start करने से पहले हम लोग देखेंगे कि मेल सेक्स ऑर्गन या फीमेल सेक्स ऑर्गन जो भी होते हैं, ये सेक्स ऑर्गन आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। जब आपका चैप्टर होगा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके अंतर्गत आते हैं। तो हम सबसे पहले रिप्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन किसी भी ऑर्गेनिज्म को अपनी स्पीशीज को नेक्स्ट जनरेशन के लिए कंटिन्यू रखने को रिप्रोडक्शन करना पड़ता है। रिप्रोडक्शन की वजह से ही आपका जो ऑर्गेनिज्म है वो नेक्स्ट जनरेशन के लिए अपनी स्पीशीज को कंटिन्यू बना के रख सकता है। पीढ़ी दर पीढ़ी किसी भी जनरेशन को चलाने के लिए रिप्रोडक्शन बहुत जरूरी है। तो रिप्रोडक्शन ह्यूमन में कैसे होता है? ह्यूमन में मेल का सीमन और फीमेल का ओवम, मेल का सीमन और फीमेल का ओवम जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो उस दौरान एक दूसरे से मिलते हैं और फर्टिलाइज होते हैं। फर्टिलाइजेशन होने के बाद दोनों फर्टिलाइज होकर जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं और वो जाइगोट जाकर फीटस का डेवलपमेंट, फीटस के रूप में डेवलप होता है फीमेल के यूट्रस में और फाइनली न्यू बेबी बॉर्न होता है। तो ये जनरल प्रोसेस होती है, बट इसको हम लोग इलेबोरेट करके पढ़ेंगे अभी इस चैप्टर के अंदर। तो आज हम उसी का एक हिस्सा मेल सेक्स ऑर्गन के बारे में देखेंगे या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में देखेंगे। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपके कुछ एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन होंगे और कुछ इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन होंगे। एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन जैसे पेनिस, स्क्रोटम। इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन में ऐसे ऑर्गन जो नेक डाइस में नहीं दिखते हैं उनको हम इंटरनल बोलेंगे, जो हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर में है, जैसे टेस्टिस, एपिडाइमिस, वास डिफरेंस और कुछ एसेसरी डक्ट्स और ग्लैंड्स होती हैं। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे इसमें पूरे विस्तार से। तो चलते हैं, पहले एक आउटलुक देख लेते हैं इन चीजों की। जैसे पेनिस के बारे में हम यहाँ देखें, यहाँ इसका कुछ समराइज वे में कुछ चीजें लिखी हुई हैं, इसको आप देखेंगे और इससे कोरिलेट करके हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का और ये उसकी थियोरेटिकल पार्ट है, तो हम उसको और इसको कोरिलेट करके चलेंगे। तो सबसे पहले पेनिस क्या है? एक लार्ज शाफ्ट लाइक स्ट्रक्चर है। लार्ज शाफ्ट लाइक स्ट्रक्चर है और ये यूरिनेशन और इजैक्यूएशन दोनों के लिए कॉमन पैसेज का काम करता है। यूरिनेशन भी इसी के थ्रू होता है और इजैक्यूएशन भी। पेनिस में कुछ इरेक्टाइल टिश्यूज पाए जाते हैं, जैसे कार्पस कन्वर्नोजम और कार्पस स्पॉन्गियोसम। कार्पस कन्वर्नोजम और कार्पस स्पॉन्गियोसम दो टाइप के टिश्यूज पाए जाते हैं। एक कैसे टिश्यू होते हैं? इरेक्टाइल टिश्यू। इरेक्टाइल टिश्यू मतलब इरेक्शन का काम करते हैं। इरेक्शन का काम कब होगा? जब सेक्सुअल एरोसॉल इंक्रीज होगी। सेक्सुअल एरोसॉल इंक्रीज होने के बाद पेनिस में इरेक्शन होता है, इरेक्शन देखने को मिलता है। तो इरेक्शन कब होगा? यहाँ पे जब ब्लड की सप्लाई आपके फिल हो जाएगी। ये स्पॉन्गी टिश्यू होते हैं, इसमें ब्लड की सप्लाई होते हैं, टिश्यूज में ब्लड फिल हो जाता है, जिसकी वजह से यह पेनिस जो झुकी हुई अवस्था में है, ये इरेक्टाइल होके स्ट्रेट कंडीशन में आ जाता है। तो ये हो गए इरेक्टाइल टिश्यूज के काम। और पेनिस में और भी चीजें हैं, जैसे फॉरेस्टिन, ग्लैंड्स ऑफ पेनिस। फॉरेस्टिन में जिसको हम लोग प्रीपर्ग भी बोलते हैं, फॉरेस्टिन क्या करता है? ग्लैंड्स को, पेनिस ग्लैंड्स को मॉइस्ट करने का काम करता है। इस पेनिस ग्लैंड्स क्या होता है? जो आपके पेनिस के सबसे ऊपर रेड कलर का उभरा हुआ हिस्सा होता है, उसको हम लोग पेनिस ग्लैंड्स बोलते हैं। पेनिस ग्लैंड्स के बाद जो ओपनिंग होती है उसको हम लोग यूरेथ्रल ओपनिंग कहते हैं। इसी ओपनिंग के थ्रू सीमेंस भी इजैक्यूएट होते हैं और साथ साथ यूरिनेशन भी इसी ओपनिंग से होता है।
तो फॉरेस्टिंग का काम इस पेनिस ग्लैंड्स को कवरिंग देना है और इसके साथ साथ इसे मॉइस्ट करके रखता है और सेक्सुअल प्लेजर को भी इंक्रीज करता है। सेक्सुअल प्लेजर को इंक्रीज करने का रीजन है कि वहां पे कुछ नर्व रिसेप्टर्स पाए जाते हैं जो कि नर्व सेंसर्स को अडॉप्ट करने का काम करते हैं। तो ये हो गया आपका पेनिस के बारे में। अब इसी का एक एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन और है, दूसरा एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन जिसको हम लोग स्क्रोटम बोलते हैं। स्क्रोटम को अब हम लोग यहाँ देखेंगे। स्क्रोटम क्या है? एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, एक बैग जैसा स्ट्रक्चर है जिसमें कि आपका टेस्टिज रहता है। यहाँ पे देखिए एक ही टेस्टिज बनाया गया है कि डायग्राम में संभव नहीं है कि यहाँ पे दो टेस्टिज बनाए जाए, तो हमें दो वाश डिफरेंस बनानी होंगी, बहुत सी चीजें दो हो जाएंगी। तो एक ही टेस्टिज है, इसको समझने के लिए समझ लीजिए जो प्रोसेस में होगी सेम वही वहां भी होगी। तो ये टेस्टिज किसमें है? आपका स्क्रोटम में। स्क्रोटम एक पाउच लाइक बैग का स्ट्रक्चर होता है, बैग जैसा स्ट्रक्चर होता है जो कि टेस्टिज को कवर किया रहता है। और टेस्टिज को कवरिंग के साथ साथ इसका मेन फंक्शन क्या है? ये टेस्टिज के लिए क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम की तरह काम करता है। टेस्टिज के लिए क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम की तरह काम करता है। अभी आप क्वेश्चन करोगे कि ये जो स्क्रोटम है या टेस्टिज है ये एब्डोमिनल कैविटी में क्यों नहीं है, बाकी चीजें बॉडी के अंदर हो रही है, ये इसको बॉडी के बाहर लटकता हुआ क्यों छोड़ दिए? भाई ये इस स्क्रोटम को बॉडी के बाहर लटकता हुआ क्यों टेस्टिज के साथ छोड़ दिए? स्पर्म का प्रोडक्शन बाहर क्यों करवा रहे हैं? तो स्पर्म की ये प्रॉपर्टी होती है कि स्पर्म जो आपका बॉडी टेम्परेचर है उस पे स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। बॉडी टेम्परेचर से अप्रोक्सीमेट 2 से 3 डिग्री लोअर टेम्परेचर चाहिए होता है स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए। इसलिए यह आपका स्पर्म आउटसाइड ऑफ द बॉडी फॉर्मेट होता है, आउटसाइड ऑफ द बॉडी इसका फॉर्मेशन होता रहता है। तो अब यहाँ पे हमने देखा पेनिस को भी देख लिया, स्क्रोटम को भी देख लिया, तो एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन हमारे मेल सेक्स के खत्म हो गए। अब हमारे इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स की बारी आती है। तो इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन मतलब इन ऑर्गन्स के अंदर जो इंटरनल रूप से है। तो यहाँ पे देखिए स्क्रोटम है जो सबसे आउटर लेयर है स्क्रोटम की, स्किन है, स्किन बैग लाइक स्किन है, बैग जैसा। इस स्किन के अंदर आपका टेस्टिज है। टेस्टिज दो टेस्टिज पाए जाते हैं, दोनों किस शेप के होते हैं? ओवल शेप के होते हैं। लेंथ कितनी होती है इनकी? 4 से 5 सेंटीमीटर और विड्थ 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। और इसका मेन फंक्शन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म एंड स्टोरेज ऑफ स्पर्म। स्पर्म का फॉर्मेशन भी करना, स्पर्म का स्टोरेज भी करना, साथ साथ सिंथेसिस ऑफ एंड्रोजन्स जैसे कि टेस्टोस्टेरोन सेक्स हार्मोन होता है, मेल सेक्स हार्मोन, उसकी भी सिंथेसिस टेस्टिज में भी होती है। उसको भी हम बताएंगे कि कैसे कैसे कहाँ हो रहा है। फिर ये स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ होता है? टेस्टिज के अंदर भी कहाँ होता है? टेस्टिज के अंदर ये स्पर्म का फॉर्मेशन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में होता है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में होता है जो कि कन्वोलेटेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उलझे हुए स्ट्रक्चर, उनके अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन, जिसको हम लोग फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म को क्या बोला जाता है? स्पर्मेटोजेनेसिस। उस प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस बोला जाता है। तो ये हो गया टेस्टिज। टेस्टिज देखिए, टेस्टिज के अंदर आपका एक कट सेक्शन का भी पार्ट हमने इसमें इंक्लूड कर दिया है। जनरली ये पार्ट आपको अलग से देखने को मिलेगा, लेकिन हम एक ही में इंक्लूड करके बता रहे हैं। तो कट सेक्शन में देखेंगे कि इसमें अलग अलग कंपार्टमेंट होते हैं। ये आपका टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं। इन कंपार्टमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं। तो एक टेस्टिज में लगभग 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं। 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं और 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, और हर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में 2 से 3 आपके सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 2 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। 2 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं।
तो 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाए जा रहे हैं। तो अगर हम आपसे कोई पूछे ब्रॉडली कि एक टेस्टिज में कितने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होंगे, तो 250 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 750, अप्रॉक्सीमेट 750 आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होंगे। इन्हीं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर भी इन्हीं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर भी जो कुछ सेल्स होती हैं वो आपका टेस्टोस्टेरॉन का फॉर्मेशन करती हैं। इंटरस्टिशियल सेल्स जो कि आपका टेस्टोस्टेरॉन का फॉर्मेशन करती है इन्हीं के बीच में। तो अब हम देखेंगे ये आपका हो गया सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ये हो गया आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, और इसको जो कंपार्टमेंट अलग कर रहा है कौन हो गया, टेस्टिकुलर लोब्यूल। अब इन दोनों को, अब यहाँ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, यहाँ से स्पर्म का फॉर्मेशन हो गया, स्पर्म मूव करेगा, ये आपका रेटी टेस्टिस हो जाता है, ये आपका रेटी टेस्टिस, और इसके ऊपर वॉश इफरेंस होता है, वॉशिंग इफरेंस से क्रॉस करते हुए ये जाता है इपिडिडाइमिस में। कहाँ जाता है, इपिडिडाइमिस। ये स्ट्रक्चर आपका इपिडिडाइमिस है। तो लुक एट हियर इपिडिडाइमिस। इपिडिडाइमिस आर द क्वाइल्ड ट्यूब स्ट्रक्चर। कैसा होता है, क्वाइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इसकी विड्थ कितनी होती है, 6 to 7 सेंटीमीटर होती है व्हेन क्वाइल्ड। एक बात याद रखिएगा, जब इपिडिडाइमिस क्वाइल्ड है और टाइटली क्वाइल्ड है तो उस समय उसकी लेंथ 6 to 7 सेंटीमीटर होगी। बट जब इपिडिडाइमिस अनक्वाइल्ड है, क्वाइल्ड नहीं है, उसके गच्छे हुए तार जैसे नहीं है, जैसे क्वाइल्ड का मतलब होता है कि एकदम कॉम्प्लिकेटेड नहीं है और ओपन है, तो जब ओपन कंडीशन में रहेगा तो 6 to 7 सेंटीमीटर से होकर कितना चला जाएगा, 6 मीटर तक। तो इस बात को याद रखिएगा कि टाइटली क्वाइल्ड जब रहेगा इपिडिडाइमिस तो 6 से 7 सेंटीमीटर उसकी लेंथ होगी, बट जब अनक्वाइल्ड कंडीशन में होगा तो 6 मीटर होगी। और ये 6 मीटर जब हो जाती है अनक्वाइल्ड कंडीशन में होता है तो स्पर्म आगे ट्रेवल करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, 2 से 3 दिन 4 दिन लग जाते हैं, समय ज्यादा लगता है स्पर्म को ट्रेवल करने में। इपिडिडाइमिस का काम क्या है, कलेक्शन। किसका कलेक्शन, स्पर्म का कलेक्शन। मैचुरेशन, किसका मैचुरेशन, स्पर्म का मैचुरेशन। और ट्रांसपोर्टेशन, स्पर्म का ट्रांसपोर्टेशन कहाँ करेगा, इसकी अगली स्ट्रक्चर को देखेंगे। इपिडिडाइमिस में यहाँ पे कलेक्शन किया, मैचुरेशन किया, इसके बाद इसका ट्रांसपोर्टेशन, वाश डिफरेंस। ये आपका पाइप जैसा स्ट्रक्चर है, वाश डिफरेंस के थ्रू इसने भेज दिया आगे। अब अगले स्ट्रक्चर को हम लोग देखेंगे, वाश डिफरेंस। अगला स्ट्रक्चर हमारा क्या है, वाश डिफरेंस। वाश डिफरेंस का काम क्या होता है, वाश डिफरेंस भी आपका कितना, 2 टेस्टिज है तो 2 वाश डिफरेंस पाई जाएंगी, बट यहाँ पे एक ही टेस्टिज के बारे में दिखाया जा रहा है तो एक ही वाश डिफरेंस दिखाया जाएगा। 2 टेस्टिज रहते तो एक वाश डिफरेंस यहाँ से ऐसे हो जाती, ठीक है। तो 2 कितना होंगे, 2 लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब, 2 मस्कुलर ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर होंगे जिनकी लेंथ 30 सेंटीमीटर और विड्थ 3 to 5 सेंटीमीटर इन डायमीटर होती है। अब इनका मेन फंक्शन क्या होता है, स्पर्म का ट्रांसपोर्टेशन करना। कहां से कहां तक, इपिडिडाइमिस से उठाएगा स्पर्म, और इसका, बट इस बात का ध्यान रखिएगा इपिडिडाइमिस में जो स्पर्म था, अब ये आगे जब चलेगा तो मैच्योर स्पर्म चलेगा। इसके पहले इमेच्योर स्पर्म था, जब टेस्टिज में था स्पर्म तो इमेच्योर था, लेकिन इपिडिडाइमिस में आ गया तो मैच्योर हो गया। तो ये मैच्योर स्पर्म आगे की तरफ ट्रेवल करेगा, और ये ट्रेवल करते करते इजैकुलेटरी डक्ट तक पहुंचेगा। तो वाश डिफरेंस का काम क्या हो गया, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम द इपिडिडाइमिस टू इजैकुलेटरी डक्ट। इपिडिडाइमिस से लेकर इजैकुलेटरी डक्ट तक स्पर्म का ट्रांसपोर्टेशन करवाना है। अब यहाँ पे हम आ गए, वाश डिफरेंस स्पर्म लेकर आपका यहाँ पे आ गया। यहाँ पे क्या देखिए, जब इसका वाश डिफरेंस खत्म होती है तो
कंडीशन, वहाँ एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, ये थोड़ा क्वाइट हो जाता है स्ट्रक्चर यहाँ पे, इसको बोलते हैं एम्पुला। एम्पुला, उसके बाद एम्पुला के बाद सेमिनल वेसिकल होता है। एम्पुला के बाद सेमिनल वेसिकल होता है। तो सेमिनल वेसिकल क्या है, हमने बताया था कि एसेसरी ग्लैंड्स भी पाई जाती हैं, डक्ट्स भी पाई जाती हैं। तो सेमिनल वेसिकल क्या हो गई, एक एसेसरी ग्लैंड्स हो गई। इसका काम क्या है, सेमिनल फ्लूइड को सिक्रीट करना, सेमिनल फ्लूइड को सिक्रीट करना। अभी तक जो स्पर्म था वो मैच्योर स्पर्म यहाँ आया सेमिनल वेसिकल के पास में, सॉरी एम्पुला के पास में, यहाँ पे आया इजैकुलेटरी डक्ट के पास। तो यहाँ पे क्या होगा, सेमिनल वेसिकल से भी फ्लूइड सिक्रीट होंगे और उस फ्लूइड में फ्रक्टोज रिच कंडीशन में पाया जाता है, फ्रक्टोज ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो कभी कभी आप देखोगे तो यहाँ पे फ्रक्टोज पाया जाता है ज्यादा क्वांटिटी में, कैल्शियम भी पाया जाता है, बाकी कुछ एंजाइमेटिक एक्टिविटी भी देखने को मिलती है। तो ये सारी चीजें यहाँ से सेमिनल फ्लूइड से, यहाँ से सेमिनल फ्लूइड निकलना शुरू होगा। ये सेमिनल फ्लूइड किस टाइप का होता है, इसका नेचर क्या होता है, ये एल्कलाइन नेचर होता है, स्लाइटली एल्कलाइन नेचर, जिसका पीएच 7.2 टू 7.4 के आसपास होता है। अब ये कितना है आपका सेमिनल फ्लूइड, आपके टोटल सीमन का 50 टू 65% टोटल सीमन का वॉल्यूम मेंटेन करता है। कौन, सेमिनल फ्लूइड। उतना वॉल्यूम मेकअप कौन करता है, सेमिनल फ्लूइड करता है, जो कि सेमिनल वेसिकल से सिक्रीट हो रहा है। अब सेमिनल वेसिकल से सिक्रीट होकर, इसका नेचर एल्कलाइन नेचर है, इजैकुलेटरी डक्ट यहाँ पे भर जाती है, इजैकुलेटरी डक्ट। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ तक जो अभी तक आ रहा था, अब क्या था, अभी तक ये स्पर्म था, बट अब यहाँ पे हमारा सीमन आएगा। वो स्पर्म अब सीमन में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि सेमिनल वेसिकल फ्लूइड उसे मिल गए और ये फ्लूइड उसे सीमन का रूप देने लगे। अब ये इजैकुलेटरी डक्ट यहाँ पर आके जहाँ खुलती है, तो कहाँ खुलेगी, यहाँ यूरिनरी ब्लैडर, ये क्या आपका यूरिनरी ब्लैडर है। इस ब्लैडर से यूरिन निकलता है। हमने आपको नेफ्रॉन वाला और किडनी वाले चैप्टर में यूरिनरी ब्लैडर के बारे में बताया रहा होगा। तो चलिए ठीक है, तो यहाँ से आपका यूरिन स्क्रीट होना शुरू होता है यूरेथ्रा के थ्रू, तो बाहर निकलता है। तो मेल में एक यही चीज मेल में कॉमन है कि मेल में यहाँ पे देखिए, जो यूरेथ्रा है वो सीमेन का भी इजैकुलेशन करवाता है, साथ साथ यूरिनेशन भी आपको करवाता है वही। तो यहाँ पे आके ये मर्ज हो जाती है, इजैकुलेटरी डक्ट यहाँ पे मर्ज हो जाती है, और ये आपको एक गोल्फ बाल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, इस टाइप का गोल्फ बाल के जैसा स्ट्रक्चर। तो इसे हम लोग प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर यहाँ पे आके आपका इजैकुलेटरी डक्ट और यूरिनरी ब्लैडर से जो डक्ट आ रही है, दोनों डक्ट एक साथ मर्ज कर जाएंगी और यहाँ पे एक सिंगल ओपनिंग अब स्टार्ट हो जाएगी। अभी तक दो ओपनिंग थी वाइड डिफरेंस से और यहाँ से, लेकिन अब यहाँ सिंगल ओपनिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो अब यहाँ पे जो सेमिनल फ्लूइड आया है, सेमिनल फ्लूइड फ्रक्टोज फ्लूइड है और इसका नेचर एल्कलाइन नेचर है। अब यहाँ पूछा जाएगा आपको कि इसका नेचर यार एल्कलाइन नेचर क्यों है, जबकि यहाँ यूरिन का नेचर स्लाइटली एसिडिक होता है, बट यहाँ पे आपका सेमिनल वेसिकल से जो फ्लूइड रिलीज हो रहे हैं इनका नेचर एल्कलाइन है। ये एल्कलाइन नेचर इसलिए होता है कि जब सीमन का यहाँ से इजैकुलेशन होगा यूरेथ्रल ओपनिंग से, तो ये इजैकुलेशन होने के बाद सीमन फर्टिलाइजेशन के लिए फीमेल का वजाइनल सेक्टर में इंटर करेंगे। ये सीमन फीमेल के वजाइना में एंट्री के लिए भेज दिए जाएंगे, तभी जाके फर्टिलाइजेशन होगा और आगे की प्रोसेस होगी। तो अगर ये
एल्कलाइन बनाया इसलिए जा रहा है कि जो फीमेल में कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं, कुछ उनकी वजाइनल और फिश के इर्द गिर्द वजाइनल में कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जिनकी वजह से उनके वजाइना का जो पीएच होता है वो एसिडिक नेचर का होता है। तो अगर ये यहाँ पे एल्कलाइन बनाकर न भेजा जाए तो वहां जाते जाते ये आपका सीमन डिस्ट्रक्ट हो जाएगा, खराब हो जाएगा, कोई मतलब नहीं रहेगा, फर्टिलाइजेशन कर ही नहीं पाएगा। तो इसलिए ये स्लाइटली एल्कलाइन रहता है, जो कि वहां जाकर उनके एसिडिक पीएच को, वजाइना के एसिडिक पीएच को न्यूट्रल कर देता है, जिससे ये स्पर्म वहां स्टेबिलिटी अपनी शो कर पाए। अब इसके बाद यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में बात कर रहे हैं। तो सेमिनल वेसिकल के बारे में हम लोग देख चुके हैं। सेमिनल वेसिकल क्या है? पेयर ऑफ ग्लैंड, दो ग्लैंड, एक पेयर होता है, एक जोड़ी पाई जाती है, जो कि कहाँ? मेल के पेल्विस में पाई जाती है। और इसकी लेंथ कितनी है? 2 to 3 सेंटीमीटर और 3 to 4 सेंटीमीटर डायामीटर है। फ्रक्टोज एक यहाँ इसमें क्या रिलीज होता है? सेमिनल वेसिकल फ्लूइड में फ्रक्टोज रिच पाया जाता है, और साथ साथ एंजाइमेटिक एक्टिविटी के लिए और भी चीजें पाई जाती हैं, लेकिन मोस्टली फ्रक्टोज पाया जाता है। तो फ्रक्टोज और कैल्शियम वगैरह पाया जाता है, जो कि इसको अल्कलाइन नेचर में कन्वर्ट करता है। तो फ्रक्टोज प्रोवाइड एनर्जी टू स्पर्म सेल। जो यहाँ पे सीमन की सेल्स आ रही है, जो स्पर्म सेल आ रही है, उनको क्या करता है? फ्रक्टोज एनर्जी प्रोवाइड करता है, ताकि उनकी लाइफ स्पैन बढ़ सके। तो उनकी लाइफ में आगे मतलब लाइफ उनकी जो है थोड़ा सा एक्सटेंड हो सके, वो अपने आप को स्टेबल बना सके, इसलिए ये फ्रक्टोज यहाँ पे एनर्जी का काम करता है, जो कि आपके सेमिनल वेसिकल से रिलीज हो रहा है। कितना? 50 to 65% ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ सीमन। ये क्या करते हैं? ये सीमन का 50 से 65% वॉल्यूम बनाते हैं। कौन? सेमिनल वेसिकल से जो फ्लूइड रिलीज हो रहे हैं। फ्लूइड कैसे होते हैं? एल्कलाइन फ्लूइड का पीएच 7.2 to 7.4 होता है, एल्कलाइन नेचर के होते हैं। अब बता दिया गया आपको एल्कलाइन नेचर के क्यों होते हैं, क्योंकि वजाइना का पीएच वहां पे एसिडिक नेचर का होता है, इसलिए सीमन वहां पे जब ट्रांसपोर्ट होके जाते हैं, तो अगर ये यहाँ पे एल्कलाइन नेचर का नहीं रहेंगे तो सीमन वहां डिस्ट्रक्ट हो सकते हैं। इसलिए सीमन की स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे एल्कलाइन नेचर का सीमन वहां भेजा जाता है, ताकि वो उस एसिडिक नेचर को पाकर ये एल्कलाइन नेचर उसे न्यूट्रल कर सके। अब दूसरी चीज क्या है? प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में देखते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड, यहाँ पे आपको प्रोस्टेट ग्लैंड देखिए ब्लू कलर से। प्रोस्टेट ग्लैंड ये किस टाइप की होती है? गोल्फ बाल जैसा, जैसे गोल्फ की बाल होती है, गोल्फ प्लेयर कहते हैं, गोल्फ की बाल जैसा ही इसका स्ट्रक्चर होता है। इसकी 4 सेंटीमीटर विड्थ और 3 सेंटीमीटर हाइट होती है उसकी। और ये कितना वॉल्यूम मेकिंग करते हैं? टोटल सीमन का 20 to 30% वॉल्यूम बनाते हैं। कौन? प्रोस्टेट ग्लैंड से। जो प्रोस्टेट ग्लैंड से भी सिक्रीशन सिक्रीट होते हैं, जिनको हम लोग प्रोस्टेटिक सिक्रीशन बोलते हैं। तो ये प्रोस्टेटिक सिक्रीशन क्या करते हैं कि आपका 20 से 30% टोटल सीमन का वॉल्यूम मेंटेन करवाते हैं, बनाते हैं। और ये प्रोस्टेट ग्लैंड ज्यादातर लॉन्ग एज में बड़ी उम्र में, आपका बुढ़ापे में, जैसे 55 प्लस या 60 के आसपास जब मेल्स पहुंचते हैं, तो ज्यादातर मेल्स में देखा गया है कि प्रोस्टेट का इनलार्जमेंट हो जाना, मतलब हाइपरप्लेजिया देखने को मिलती है। वहां पे प्रोस्टेट की सेल्स में हाइपरप्लेजिया देखने को मिलती है, जिसकी वजह से प्रोस्टेट जब इनलार्ज होगी, जब ये प्रोस्टेट इनलार्ज होगी, तो यहाँ पर क्या करेगी? यूरेथ्रा की जो ओपनिंग है, इसको और थोड़ा सा कंस्ट्रिक्ट करेगी, और ये आपका पतला होता जाएगा, जिसकी वजह से उनको यूरिनेशन करने में प्रॉब्लम होती है, यूरिन एक्सक्रीट करने में प्रॉब्लम होती है, और काफी पेन होता है। इस चीज से आप लोग अवेयर रहिए। आप लोग के घर में जैसे जो बुजुर्ग लोग होंगे, उनके साथ ये प्रॉब्लम होती है कि उन्हें यूरिनेशन करने में प्रॉब्लम होती है। यूरिन एक्सक्रीट करके आएंगे, उसके बाद भी बूंद बूंद जैसा यूरिन कुछ टाइम तक उनको एक्सक्रीट होता है।
कभी कभी उनके कपड़े भी खराब होते हैं। तो ये प्रॉब्लम ज्यादातर एक बुढ़ापे की एज में देखने को मिलती है, और इससे ही प्रोस्टेट कैंसर होने का उनको चांस रहता है। ज्यादातर ये प्रोस्टेट कैंसर देखने को मिलता है, यहाँ पे हाइपरप्लेजिया होती है। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हम प्रोस्टेट ग्लैंड से जब आगे बढ़ेंगे तो एक और स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है जिसको हम लोग बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। इसको और भी एक नाम इसका होता है काउपर्स ग्लैंड। कंफ्यूज मत होइएगा, काउपर्स ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड एक ही है। ओके, तो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के बारे में हम लोग देखते हैं, जिसको काउपर्स ग्लैंड बोलते हैं। ये किस टाइप का होता है? पी शेप स्ट्रक्चर होता है, मटर के दाने जैसा स्ट्रक्चर, छोटी सी ग्लैंड होती है जो कि आपके कार्पस स्पॉन्जियोसम के एंडिंग यही होती है। कार्पस स्पॉन्जियोसम जहाँ एंड होता है वहीं पे ग्लैंड सिचुएट होती है। तो ये ग्लैंड क्या होगी? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। इसमें बहुत ही कम जो सीमन का में फ्लूइड में कंट्रीब्यूशन कर रहे थे आपके प्रोस्टेट ग्लैंड या सेमिनल वेसिकल, वो मेनली यही दोनों करते हैं, सीमन के में कंट्रीब्यूट करते हैं सीमन के वॉल्यूम मेकिंग में। बाकी बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड में बहुत ही लो क्वांटिटी में 2 to 5% टोटल वॉल्यूम ऑफ सीमन का ही वॉल्यूम मेकअप करती है आपका बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। और इसके साथ साथ बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का बेसिक काम क्या होता है कि जैसे आपका प्रोस्टेट ग्लैंड का एक फंक्शन आपको बताना भूल गए थे। प्रोस्टेट ग्लैंड का एक काम था कि यहाँ पे ज्वाइनिंग होती है, दोनों यहाँ पे दोनों मिक्स हो रही हैं दोनों डक्ट। तो प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है कि जब आपको यूरिनेशन जाना है, जब आपको यूरिन के लिए जाना है, आपको टॉयलेट जाना है, तो ये आपको क्या करेगी प्रोस्टेट ग्लैंड? ये इजैकुलेटरी डक्ट को मैसेज करेगी, यू विल क्लोज, यू विल बी क्लोज। इजैकुलेटरी डक्ट को कहेगी आप क्लोज हो जाओ, और यहाँ पे इजैकुलेटरी डक्ट को क्लोज कर देगी। और जब सीमन आना होगा, तो जब सीमन आना होगा तो ये क्या करेगी? ये ब्लैडर की इस डक्ट को क्लोज कर देगी, यूरिन को क्लोज कर देगी। तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड का काम है, दोनों इंश्योर करती है कि कब आपका यूरिन आना है और कब सीमन इजैकुलेट होना है। तो दोनों के कंडीशन के हिसाब से एक जिसको आना है तो दूसरे वाले को बंद करना और एक को खोलना, ये काम होता है। आगे चलते हैं। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड में जो अभी आपको बताया गया कि पी शेप्ड होती है, पी शेप मटर के दाने जैसा। तो पी शेप ग्लैंड, और ये ग्लैंड का बेसिक काम क्या होता है उसको हम लोग देख लेते हैं कि ये ग्लैंड जब सेक्सुअल एरोसॉल की कंडीशन अराइज होती है, मेल में जब सेक्सुअल एरोसॉल की कंडीशन अराइज होती है, आप सेक्स के बारे में फीलिंग करते हैं, तो इरेक्टाइल टिश्यूज वगैरह सब एक्टिवेट हो जाते हैं उस टाइम, जिससे आपका पेनिस इरेक्शन की कंडीशन में आ जाता है, स्ट्रेट कंडीशन में आ जाता है। तो उस समय ये पहले से ही कंडीशन को भाप लेती है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड ये कंडीशन भाप लेती है कि नहीं यार सेक्सुअल एरोसॉल की कंडीशन बढ़ रही है। तो ये क्या करेगी? स्पर्म के आने से पहले, जब स्पर्म आ रहा है उससे पहले ये अपना फ्लूइड कुछ म्यूकोप्रोटीन रिलीज करती है। तो ये अपना फ्लूइड रिलीज करेगी। आप जानते हो यूरिन का पीएच स्लाइटली एसिडिक होता है, तो पहले से यूरिन इसमें आया है, तो यूरिन आया है तो थोड़ा सा इस रास्ते का पीएच भी एसिडिक होगा। तो ये क्या करती है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड? म्यूकस सिक्रीट करती है, म्यूकोप्रोटीन सिक्रीट करती है, जो कि वह म्यूकोप्रोटीन अल्कलाइन नेचर के होते हैं। स्लाइटली अल्कलाइन नेचर होने की वजह से इस पूरे रास्ते का जो इस यूरेथ्रा का पीएच है इसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो बल्बो यूरेथ्रल का यही काम है कि यह secreted during sexual arousal neutralizing the acidity of urethra, यूरेथ्रा की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, जिससे कि स्पर्म की मोटिलिटी, स्पर्म इजिली मोटाइल हो सके, स्पर्म इसमें से आसानी से जा सके और हेल्दी स्पर्म जा सके। तो ये आपका एक बेसिक एनाटॉमी और फिजियोलॉजी हो गया।
जिसके बारे में हम लोगों ने देखा। अभी आपको बताया गया था कार्पस कन्वर्नोजम और कार्पस स्पॉन्गियोसम, जो कि पेनिस के दो आपके इरेक्टाइल टिश्यूज हैं। ये पेनिस का इरेक्शन, जैसे पेनिस अभी इस कंडीशन में है, जब ये टिश्यूज में ब्लड फिल होगा इसमें और इसमें, तो ये क्या होगा, पेनिस आपका स्ट्रेट हो जाएगा उस कंडीशन में, क्योंकि यहाँ पे ये इरेक्टाइल टिश्यूज होते हैं, स्पॉन्गी टिश्यू जिसमें ब्लड फिलिंग होती है। और यूरेथ्रा का काम जानते ही हैं, सीमेंस को भी इजैक्यूलेट कराना और साथ साथ यूरिन को भी। और स्किन का काम आपको बताया गया है कि ग्लैंड्स ऑफ पेनिस को कवर करना होता है, और साथ साथ आपका सेक्सुअल एरोसॉल को इंक्रीज करना होता है, कि मतलब सेक्सुअल प्लेजर को, सॉरी एरोसॉल प्लेजर को इंक्रीज करता है, क्योंकि इसमें कुछ नर्व रिसेप्टर्स होते हैं जो कि सेंस प्रोवाइड करते हैं। तो ये आपका बेसिक एनाटॉमी और फिजियोलॉजी हो गया। अब हम चलते हैं एक छोटे सी चीज सीमन के बारे में देख लेते हैं कि सीमन का कंपोनेंट क्या है, सीमन की कंपोजिशन क्या है। तो सीमन एक नॉर्मल हेल्दी मेल में सीमन 2 to 5 ml निकलता है। 2 to 5 ml सीमन इजैक्यूलेट होता है, जिसका पीएच 7.2 to 7.4 होता है। और इसमें और क्या क्या कंपोनेंट होते हैं देखिए, सीमन में स्पर्म होता है, सेमिनल वेसिकल फ्लूइड होता है, सेमिनल वेसिकल फ्लूइड, और स्पर्म जो कि आपका टेस्टिस में बन रहा था सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स से। और तीसरी चीज प्रोस्टेटिक फ्लूइड, प्रोस्टेट ग्लैंड से जो फ्लूइड सिक्रीट हो रहा था, प्रोस्टेटिक फ्लूइड। चौथी चीज काउपर्स फ्लूइड, जो आपका बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड से फ्लूइड सिक्रीट हो रहा है, वो काउपर फ्लूइड। तो टेस्टिस स्पर्म कहाँ सिक्रीट होता है, टेस्टिस और इपिडिडाइमिस से। कितना टोटल सीमेन का कितना परसेंट होता है स्पर्म, 5%। सेमिनल वेसिकल फ्लूइड कितना परसेंट वॉल्यूम मेकअप करवाता है, 50 to 65%। प्रोस्टेटिक फ्लूइड 20 to 30%। काउपर्स फ्लूइड 2 to 5%। तो ये सारे कंपोजिशन है कि इतने परसेंट मिलके आपका सीमन को बनाते हैं लोग। और 1 ml सीमन में, पर ml सीमन में लगभग 80 मिलियन आपके स्पर्म पाए जाते हैं। 80 मिलियन ऑफ स्पर्म फाउंड इन पर ml ऑफ सीमन। पर ml सीमन में आपका 80 मिलियन के आसपास आपका सीमन पाया जाता है। डाटा अप्रोक्सीमेट है, वेरी कर सकता है, इस बात का केयर कीजिएगा। तो आज आपने देखा कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन्स के बारे में। तो आई होप गाइस इस वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।